नौकरी नहीं है। जीवनानंद दास। भोर हो चुकी है। स्टीमर चल रहा था। कल शाम तक भी सुकुमार कलकत्ते में था, लेकिन आज भोर गए कलकत्ते की गंगा से कहीं ज्यादा चौड़ी, कहीं ज्यादा निर्जन इस नदी के भीतर से जो दुनिया दिखाई दे रही है, क्या वो भी बांग्लादेश है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के हृदय के बीच आ पहुंचा है वो। शायद पास ही कहीं सुंदरबन होगा। स्टीमर की गति उधर नहीं, नदी क्रमशः बड़ी होती जा रही है। आकार और स्पष्ट हो रहा है। नदी के दाहिने किनारे से लगकर स्टीमर चल रहा है। सफेद पाल लगी किसी नौका की तरह ये स्टीमर, ये गति, नदी का पानी कितनी गहरी सांत्वना से पूर्ण है। नदी पथ पर स्टीमर का यूं एक सा चलना सुकुमार ने खूब देखा था, लेकिन फिर भी ये नदियां, ये स्टीमर उसे हर बार नए आविष्कार के लिए प्रतीक्षा करने को कहती। आविष्कार का आज भी अंत नहीं हुआ। भोर होने से पहले ही स्टीमर के मुंह के पास आकर बैठा था सुकुमार। गर्मी का दिन, कहीं कोहरा नहीं। ऊंची सड़क पर से एक दो तोते उड़ते जा रहे थे, जैसे एक झटके में बचपन का कोई प्यारा पल दिल पर हावी हो गया हो। जब तक ये नदी, आसमान, पंछी रहेंगे, मन में जरा के लिए कोई जगह नहीं। दोनों तरफ हरे मैदान बड़ी दूर तक फैले हुए थे। भोर की बकरियां, गायें, भैंस पत्थर के से लगते थे। नदी का पानी अभी बहुत ठंडा है। ठंडी, मक्खन जैसी नरम रोशनी के बीच नरम धूसर अविस्मरणीय पानी और धूप से बनी मूरत जैसी नदी यहां हृदय को इस प्रकार स्थिर कर चुकी है। स्टीमर की डेक पर से जिस तरफ भी देखा जाए, वही है ये नदी, ये निश्चेष्टता, निश्चेष्ट सौंदर्य, अवसाद। छायादार बादलों के उस तरफ सूरज आज इस्पात जैसा कठोर कुछ नहीं था। चीते के खाल की तरह उज्जवल, सुंदर, अवर्णनीय वस्तु है वो। ये बादल बहुत से राजहंसों के परों के रोओं की तरह हिलते ढुलकते सूरज को घेरे हुए हैं। उसे शांत कर रखा है। रोशनी ने नदी, मैदान, आसमान को ऐसे नर्म बना दिया है। बड़ी देर से डेक के मुंह पर बैठा है सुकुमार। इस स्टीमर पर सवार वो गांव की तरफ कई बार गया है। हर बार भोर के समय इसी तरह एक ही जगह आकर बैठा है। चारों ओर के जंगल, मैदान और इंडिगो नील आसमान का आस्वादन किया है उसने। उज्जवल धूप में नदी के पानी में मछलियां उछल उठती थीं, जैसे उड़ रही हो। काश ऐसी मछली बन जाया जा सकता। हरे पंख फैलाए असीम नील के बैकग्राउंड में तोते का जीवन क्या कमाल का है। इन दो चार पल की आकांक्षाओं और हताशा के बीच आज के भोर की विषण्ण तृप्ति ने सुकुमार को बांध लिया है। एक आध घंटे के अंदर ही ये नदी, मैदान, आसमान सब गायब हो जाएंगे। फिर दो एक टिन के छत, कुछ प्राणी, उनका वो क्या करेगा? उस तरफ वो जा ही क्यों रहा है? कलकत्ता में रहने का सामर्थ्य सुकुमार के पास नहीं है। कुछ दिन के लिए एक ट्यूशन उसकी खुराक जुटा रही थी। नदी पथ पर सैर के विलास से वो जीवन कितनी दूर है। दूर से कैंप दिख रहा है। गांव में 2-3 साल से छोटी माता का प्रकोप चल रहा है। रोगियों को यहां लाकर रखा जाता है। स्टीमर चल रहा था। स्टीमरों के चोंगे दूर से दिखाई देते थे। नदी यहां स्टीमरों के डिपो के अंदर चली जाती थी। एक एक स्टीमर का नाम था पेंगुइन या अफरीदी या चीता। उज्जवल धूप, स्टीमर के मस्तूलों पर उड़ते चील, आसमान गहरा नीला। यहां जीवन किसी दृढ़ता की प्रतीक्षा में है। सीने में जीवन का दृढ़ सौंदर्य कोमल पड़ रहा है। फिर भी धुएं कोयले में सूख रहा है, सड़क के खोरे में घुल रहा है। सुकुमार के सामान उतार कर रखते ही मां खूकी को लेकर आई। 1 साल पहले बच्ची को देखा था सुकुमार ने। वो जैसे आज भी वैसी ही है, और बड़ी नहीं हुई। कलकत्ते में रहते कभी कभी खुकी की याद आती थी सुकुमार को। स्टीमर में भी वो सोचता था, न जाने बिटिया कैसी होगी। चेहरा बेटी का सुकुमार के ही जैसा था। बिल्कुल शानदार नहीं, शायद आशाप्रद नहीं,
तो फिर क्यों सुकुमार ने इतनी आस लगाई थी? क्या उसने देखा नहीं कि जीवन में प्रत्येक वस्तु जिस अव्याहत नियम से गठित होती है, उसमें आशा का कोई स्थान नहीं। बच्ची रिकेट से सकपका रही है। सुकुमार ने उसे गोद में नहीं लिया। बड़ी बड़ी आंखों से सुकुमार की तरफ देखा खुकी ने, मुस्कुराई। खुकी के कुछ दांत निकल आए हैं। सुकुमार ने जाने से पहले एक भी दांत नहीं देखा था। दंतवारे शिशु की एक नई शोभा देखी उसने। क्या यह शोभा है? 2-1 घंटे के अंदर ही उसे खुकी जैसे और नहीं चाहिए थी। सुकुमार यहां जरा एकांत में रहने आया है। गांव वो हमेशा से ही अपनी विमर्शता के साथ शांत पड़े रहने के लिए चला आता था। यहां कोई बवाल नहीं करेगा। वो किसी से कोई सवाल नहीं करेगा। कोई जवाब नहीं देगा। नदी के किनारे लंबे लंबे घास के भीतर काश के सिरे पर उदास सांझ की तरह जीवन यहां शांत, नर्म, मधुर है। इतना कुछ था क्या? लेकिन 2 साल पहले उसने शादी की थी। उसके बाद से जीवन बदल गया। खुकी ने दिन भर बड़ी अस्थिरता की। अपना जीवन बहुत अपराधी है, बहुत विमुख है, बहुत असमर्थ है। पर इसके कारण आज तक सुकुमार ने किसी और पर बोझ नहीं डाला। आसमान की ओर फरार किसी बलून की तरह वो अपना बोझ भी महसूस नहीं कर पाता था। वो कविता लिखता, नदी किनारे जा बैठता, अकेले अकेले दिन भर साइकिल पर घूमता फिरता। लेकिन शादी करने के बाद से ही वो बलून जैसे उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है, उतर जा रहा है। कविता वो और नहीं लिखता, बहुत दिन हुए छोड़ दिया है। कुछ कुछ किताबें पढ़ने की दिली चाह उसमें अब भी है, पर वो बैठे कहां, कहां बैठकर पढ़े? कितनी देर पढ़ा जाएगा? उस तरह से पढ़ने में कोई आनंद नहीं। घर बार की व्यवस्था बदल गई है। सुकुमार को अब कई देवताओं पर निर्भर करना पड़ रहा है। सुकुमार के पिता, वे भी अगर प्रधान देवता होते, पर इस परिवार में सुकुमार के पिता की जगह आजकल जैसे कहीं नहीं है। वे कमाते तो हैं, पर कमाते हैं केवल 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए। शायद ज्यादा दिन उनमें उतनी क्षमता भी नहीं रहेगी, और कोई क्षमता उनमें है नहीं। सुकुमार की अपनी उम्र भी 35 की ओर चली है। इस जटिल परिवार में कई ताऊ काकाओं के बीच उसने बहुत पहले ही अपने को परास्त जान लिया है। उसके बाद काफी समय से वो चुपके चुपके लड़ता चला है, पर जीतना नहीं हुआ, कभी होगा भी नहीं। इस परिवार से खुद को छील कर स्वतंत्रता, वो भी नहीं हुआ। वो केवल अपने आप को तरह तरह से तैयार करता गया है। यूनिवर्सिटी से ऊंची डिग्री ली, खूब पढ़ाई की, लिखा थोड़ा, सीखा ये कि विध्वस्त करने की क्षमता जिनमें नहीं है, वे उसकी आकांक्षा लेकर क्या करेंगे। हृदय को नम्र नर्म करना इसलिए सीख लिया सुकुमार ने। सैनिक जीवन भी शायद ऐसा ही है। सेनाओं के मन के अंदर चाहे कितना ही उफानी समंदर क्यों न हो, बैरक का हर छोटा बड़ा नियम ही पल पल उन्हें हिम की तरह जमा जमा कर बनाता है। इस परिवार के मुखियों के तरह तरह के अन्याय और नाइंसाफियां परिवार देवता की पलकों तले सुकुमार को जैसे एक गंभीर, सहिष्णु, अविचल सैनिक बना रहे हैं। वो कहां बैठेगा? वो कहां पढ़ेगा? उसे कितना ही समय मिलेगा? उसकी पत्नी कहां रहेगी? उसकी बेटी का क्या होगा? 80 रुपए के लिए पिताजी और कितने दिन ऑफिस जाएंगे? इन सब प्रश्नों के उत्तर अब उसके अपने हाथों में नहीं रहे। ये विशाल जटिल परिवार ही अपनी सुविधानुसार ये प्रश्न साधेगा। वो केवल इस बैरक का एक आज्ञाकारी सैनिक है। जीवन उसे आज्ञाकारी और भी आज्ञाकारी। साल भर पहले इसलिए फिर एक बार कलकत्ता गया था सुकुमार। 1 साल कोशिश करके देखा कि गांव के घर की व्यवस्था से दूर कहीं रहा जा सकता है या नहीं। आज की स्टीमर से वो खाली हाथ, शून्य सिर लौट आया है। हमेशा से ही उसका अपना एक कमरा था गांव के घर में। लौटकर सुकुमार ने देखा कि अब उसके लिए कोई कमरा नहीं। उसकी किताबें लगभग खो चुकी हैं। टीक की टेबल की जगह एक केरोसिन टेबल है। अलमारी कमरे में चली गई है। दिन भर निर्मला पति को हवा कर रही है, लेकिन सुकुमार जानता है
ये करुणा केवल आज भर के लिए है। कल, शायद आज रात ही निर्मला को जो होगा, क्या वो सुकुमार को अच्छा लगेगा? आंखें मूंद कर सुकुमार ने जरा सफाई से सोचने की कोशिश की। रात के जब 2 बज रहे थे, तब भी अपने जीवन को किसी संकल्प या प्रयास के ऊपर खड़ा नहीं कर पा रहा था सुकुमार। किसके लिए प्रयास करेगा वो? क्या संकल्प होगा उसका? ये सोचते सोचते सुकुमार भोर के वक्त जाग उठा। क्या यही बात वो जीवन भर नहीं सोचता आया है? क्या संकल्प होगा उसका? किसके लिए वो प्रयास करेगा? परंतु कल्पना के बुलबुलों में, या फिर किसी एक समय के प्रेम की बात याद करके, या फिर कविता, किताब, साइकिल के एकांत निरवच्छिन्न शांति के दिनों के बारे में सोचते सोचते क्या सब कुछ गड़बड़ा नहीं जाता सुकुमार का? वो साइकिल आज भी है, 2-4 नट गिर गए हैं, पंप खो गया है, जरा मरम्मत की भी जरूरत थी। सुबह का काफी समय साइकिल के पीछे लगा रहा सुकुमार। फिर जब उसको तैयार करना हो गया तो दिन काफी चढ़ चुका था। सुकुमार साइकिल लिए घास की सड़क पर से फिर भी जरा घूम आने को चला था। निर्मला ने बुलाया। साइकिल को एक झाऊ के पेड़ पर टिकाकर सुकुमार लौटा, लेकिन दिन ऐसा चढ़ चुका था कि वो और कहीं निकल न पाया। आज का दिन भी कल ही की तरह खत्म हो चुका है। कोई किताब पढ़ना तो दूर की बात, उन किताबों कविताओं के दिनों के बारे में ठीक से सोचने का भी अवसर नहीं मिला। ऐसी आबोहवा में पहले के उस जीवन के किसी गहरे आस्वाद के बारे में सोचना भी न जाने क्यों बड़ी बेवकूफी जैसी लगी। निर्मला गहरी रात को आकर बोली, तुम इस बिस्तर पर क्यों? सुकुमार उठ बैठा। वो अपने निर्दिष्ट खाट पर चला गया। निर्मला ने उसे मुड़कर नहीं पुकारा। नहीं, निर्मला के मन में नहीं, सुकुमार के ही हृदय में दुनिया के किसी भी रस रंग का भग्नांश भी अब नहीं रहा। सभी अपने अपने खाट पर पड़े हैं, सो रहे हैं। अगले दिन दोपहर को निर्मला जब बेवकूफी की बातें कर रही थी एक बेवकूफ आदमी के साथ, सुकुमार साइकिल थामे सोच रहा था बिरजा के बारे में। बिरजा से शादी कर सकता था सुकुमार। फिर शायद 2-4 महीने बाद बिरजा भी सुकुमार की कोई परवाह न करती। लेकिन फिर भी वो लड़की शानदार बातें कर पाती, तरह तरह के चालाक लोगों के साथ। जमरूल के पेड़ की डालियां हवा में झटपटा रही हैं। दोपहर की कड़ी धूप में हड्डे के प्राण अधीर हो उठे। झाऊ के पेड़ की शाखाएं और पत्ते जैसे आसमान की तरफ उड़ चले हों। बड़ी देर तक साइकिल पर ही घूमा सुकुमार। सुकुमार जानबूझकर जीवन की बर्बादी। कलकत्ते में रहते उसने सोचा था कि गांव लौटकर कुछ लिखेगा। जीवन में कई बातें जमा हो गई हैं, जैसे कि इस परिवार को ही लेकर बहुत कुछ लिखना। लिखने को बहुत कुछ है, टिप्पणी, आलोचना, रंग। शायद रक्ताक्त होने में और कुछ बाकी नहीं है। लेकिन कहां बैठकर लिखे वो? कितनी ही देर तक बैठकर लिखने दिया जाएगा? निस्तब्ध स्थान या समय कोई उसे नहीं देगा। जीवन के इन 35 सालों में जो इतना कम प्रसव किया, इतना अधिक नष्ट हो गया, तो वो सुकुमार की शक्ति के अभाव में नहीं, आकांक्षाओं की तुच्छता के कारण भी नहीं। ये सब उसके पास था। पर जीवन में उसने कई गलतियां की हैं। जीवन के निकटतमों की पसंद उसने सही नहीं की। हमेशा से कविताएं, किताबें और अथक घूमने फिरने की साध, अगाध यायावर धारणा को उसने अपना देवता माना है। लेखन को, पांडुलिपि बनाने को, पांडुलिपि को उसने अपना देवता माना है। एक दुस्साध्य परिवार को भी देवता मानना पड़ा है। जिसके जीवन के देवता ये सभी हों, उसके लिए संतुलन बनाए रखना बहुत मुश्किल है। पर फिर भी वो चल रहा था। लेकिन सुकुमार के जीवन के आखिरी पसंद निर्मला और खुकुन उसके जीवन के साथ कौओं का घोंसला बनाने चले थे। 7-8 दिन बीत गए। कौए का घोंसला बन रहा है बस, निर्मला के साथ, खुकुन के साथ। जब कोयल को कौए का घोंसला बनाना नहीं पड़ता। रात के 11 बजे भीतर घर से लौटकर निर्मला मच्छरदानी खोस रही थी। यहां वो सोएगी। सुकुमार आज बड़े दिनों बाद बत्ती जलाकर टेबल पर बैठ रहा था, पर बत्ती हटानी पड़ेगी, नहीं तो निर्मला की आंखों में चुभेगा। लालटेन हाथ में लिए सुकुमार चला गया।
बाहर विराट नक्षत्रों की रात थी, बैसाख का विशाल आकाश। साइकिल पर जरा टहल कर आने की इच्छा होती है, लेकिन बाढ़ के उस पार से सुकुमार की आवाज नहीं आई तो निर्मला को नींद नहीं आएगी। वो डरपोक है। सुकुमार अंधेरे में अपने खाट पर जा बैठा। निर्मला ने पति को पुकार कर कहा, क्या कर रहे हो? अभी लेट जाता हूं निर्मला। सोओगे? नहीं, अभी नहीं। मच्छरदानी बांधी? नहीं, मत बांधो। क्यों निर्मला? फिर सो जाओगे। सुकुमार कुछ देर चुप रहकर बोला, पर मैं सारी रात तो नहीं जागता। लेकिन इतनी जल्दी मत सो। निर्मला किसी सुशील मैने की तरह सिर हिलाकर बोली, पहले मैं सो जाऊं, फिर तुम सो जाना, समझे? किसी सुशील मैने की तरह। फिर एक निश्चिंत मैने की तरह अपने नीड़ में सो गई है वो। खुकुन सो गई है। ये सब मिलाकर तो सुकुमार का भी नीड़ है। खाट पर लेटे नर्म नर्म अंधकार में खुले खिड़की दरवाजे से आती स्निग्ध हवा में जितना सोचता उतना लगता कि ये भी बुरा क्या है। अगर पिताजी के 80 पर निर्भर न रहकर स्वयं 60-50 भी ला सकता सुकुमार, क्या वो ये कभी भी कर सकेगा? अगर कर सकता तो जीवन ने उसे जो संयम, नम्रता, परितृप्ति और धैर्य सिखाया है, उससे वो जीवन का मधुरस नहीं बना सकता? वो पढ़ सकता, लिख सकता, किताबें लिख सकता। रात बहुत हो चुकी थी। निर्मला ने अपनी खाट से आवाज लगाई, ए जी। सुकुमार ने कहा, बोलो। जगे हुए हो? हाँ। सो मत। सोया नहीं हूं। वास्तव में एक वक्त पर सुकुमार जाग ही रहा था। किसी एक संकल्प के बारे में सोच रहा था, किसी एक प्रयास के बारे में जिस पर जीवन को खड़ा किया जा सकता है। निर्मला ने कहा, किसकी आवाज आ रही है? आवाज? मंझले चाचा की छत पर बड़ी देर से एक उल्लू बोल रहा था। हवा में नीम की डालियां हिल रही हैं। नदी की ओर से पंछियों की आवाज आ रही है, और भी दूर से आती जंगली मुर्गे की आवाज। क्या ये रात को निविड़ बना रहे हैं? निविड़ स्वप्नमय। जब बिरजा के प्रेम की बात सोची जा सके, या उससे भी पहले के किसी प्रणय की धुंधली बात, या जीवन में जब कोई प्रेम नहीं था, गहरी चांदनी रात को जब जंगली मुर्गे की आवाज से बिस्तर से उठकर मैदानों में घूमना अच्छा लगता था, अकेले। लेकिन निर्मला को पल्लीग्राम का कुछ समझ नहीं आता। ये चांदनी रात, पेड़ पौधे, पंछी, ये लहरें उसे डर से जगाए रखती हैं। निर्मला ने सुकुमार को पुकार कर कहा, सो मत। सुकुमार खाट पर उठ बैठा। खिड़की में से दूर के चांदनी बिछे मैदान और जंगलों की तरफ बड़ी देर तक देखता रहा। निर्मला बोली, तुम सो गए क्या? सुकुमार ने कहा, पास आऊं निर्मला? निर्मला ने कुछ अगर मगर करके कहा, नहीं। पत्नी सो गई। सुकुमार जागे तो ही वो सो सकेगी। उसे अपने पति से बस इतना ही भरोसा चाहिए। सुकुमार को अपने खाट के पास लाकर बिठाने की कोई जरूरत नहीं निर्मला को। हर रात वो कई बार पति को पुकारती है। उसका पति खाट पर जाग रहा है या नहीं? पहरेदार रात को धोखा खाकर जैसे पुकारता है, वैसी ही एक डर और विह्वलता के साथ। यही उसकी पत्नी है और यही खुकुन की मां है। लेकिन फिर भी इन सब से भी नीड़ बनाया जा सकता है। मैना वधू भी तो अधिकांश समय ऐसी ही होती है। अगर 60 रुपए का रोजगार कर सकता सुकुमार, 50 रुपए का,